विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसके महत्व और सीमाओं के बारे में पढ़ा था। समष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में समग्र रूप से व्यावहारिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे आजकल नीति संबंधी निर्णय लेने में इसका महत्व बढ़ गया है। इसके माध्यम से या समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भुगतान असंतुलन, विनिमय दरों का निर्धारण, घाटे का बजट, आर्थिक असमानता, निर्धनता आदि समस्याओं के समाधान में नीति बनाने के तहत मदद मिलती है। इसलिए विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के राष्ट्र समष्टिगत आर्थिक प्रबंध के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। जापान, चीन, भारत आदि जो देश हैं का समष्टिक आर्थिक प्रबंध किस प्रकार का हो, इससे आर्थिक समस्याओं के हल को निकालने में हमें मदद मिलती है। विभिन्न देश एक दूसरे की नीतियों व अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि जापान ने गरीबी उन्मूलन के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई, तो क्या हम भी उस प्रकार की नीति अपना सकते हैं? हमारे देश में वह नीति लागू होगी या नहीं होगी? ये सब समष्टिगत आर्थिक प्रबंध के अंतर्गत आता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रारंभिक अध्ययन है उसमें हमें सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं उनको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उस समय ये जो अवधारणाएं हैं ये हमारे बहुत ही काम आएंगे। तो इन समष्टि मूलक अवधारणाओं में से कुछ अवधारणाओं का अध्ययन हम आज करेंगे, जिनमें जो अवधारणा है, पहली अवधारणा हम लेते हैं आर्थिक मॉडल, बाहरी जात चल राशियां और अंतर्जात चल राशियों का। हम देख चुके हैं ये फर्स्ट ईयर में भी कि चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र हो चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो, दोनों में ही आर्थिक मॉडल का उपयोग किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार एवं आय के निर्धारण के संबंध में प्रतिष्ठित मॉडल एवं जॉन मेनार्ड केन्स के मॉडल की काफ़ी चर्चा की जाती है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। आर्थिक मॉडल में परिवार, फर्म, सरकार के आर्थिक व्यवहारों व उनके आपसी प्रभावों का अध्ययन करके एक राज्य, एक देश अथवा समस्त विश्व के बारे में आर्थिक सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। तो एक मॉडल में हम वास्तविक स्थिति का एक सरल रूप प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करते समय कुछ बातों को हमें छोड़ना पड़ता है ताकि जो बाकी बची हुई बातें हैं या शेष बातें हैं उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकें। जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग के नियम के अंतर्गत पढ़ा था कि अन्य बातें समान रहने पर, तो इस प्रकार से हमें कुछ बातों को छोड़ना पड़ता है और शेष बातों के आधार पर, यानी सिर्फ कीमत के आधार पर हम कहते हैं कि कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी तथा कीमत घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी। अतः मॉडल में कुछ मान्यताएं स्वीकार की जाती है। मॉडल में क्या हमें छोड़ना है और क्या शामिल करना है, यह मॉडल के उद्देश्य पर निर्भर करता है। मॉडल बनाने के हमारे सामने दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो यह उद्देश्य हो सकता है कि विश्लेषण करना, किसी जो है नीति का या उनका विश्लेषण करना, और दूसरा हो सकता है कि पूर्व अनुमान लगाना, कि हम पहले से अनुमान लगाएं कि हम किस प्रकार के परिवर्तन करें कि उससे आगे जाकर के हमें निश्चित जो लक्ष्य या उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो सके। आजकल जैसे भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन दोनों के द्वारा अध्ययन में माइक्रो इकोनोमेट्रिक्स मॉडल की सहायता से आगामी वर्षों के लिए, यानी आने वाले वर्षों के लिए संभावित विकास की दर, मुद्रास्फीति की संभावित दर, चालू खाते के घाटे, बजट घाटे आदि के बारे में नियमित रूप से अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक मॉडल वास्तविक स्थिति का एक सरल रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसमें कुछ मान्यताएं ली जाती है, इसमें वास्तविक जगत की कुछ बातें हमें छोड़नी भी पड़ती है ताकि
जो बाकी बची हुई शेष चल राशियां हैं उनके परस्पर संबंधों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकें। जो मॉडल बनाता है उसको अपने अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर यह तय करना होता है कि वह किस तत्व को शामिल करेगा और किसको छोड़ेगा। एक मॉडल की जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है या उसकी विशेषता है, वो कई बातों पर एक साथ निर्भर करती है कि वह विभिन्न चल राशियों के भावी अनुमान प्रस्तुत करने की कितनी क्षमता रखता है और इसकी जो मान्यताएं ली गई है वो परस्पर कितनी संगत है और कितनी वास्तविक है। वह मॉडल कितनी सूचना प्रदान करता है तथा इसके निष्कर्ष कितने सामान्य किस्म के हैं। सामान्य किस्म का मतलब है कि ये कितनी परिस्थितियों में लागू होता है और ये कितना सरल है। इसलिए मॉडल निर्माता को बहुत ही दक्ष होना चाहिए। हमारे अर्थशास्त्री हैं सैमुअलसन महोदय, उन्होंने भी मान्यताओं की वास्तविकता तथा उत्पादकों व उपभोक्ताओं आदि के व्यवहार को समझाने की क्षमता को इसकी प्रमुख विशेषता माना है। यानी उनका मानना है कि सभी लोगों की समझ में वो चीज़ आनी चाहिए जो हम मॉडल में कहना चाहते हैं। कि सरल रूप से हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री सरल मॉडल बनाकर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। मॉडल प्राय गणितीय रूप में होते हैं। इनमें आर्थिक चल राशियों के परस्पर संबंध बताए जाते हैं तथा अनावश्यक विवरण को छोड़ दिया जाता है। महत्वपूर्ण जो आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं उनको ज़्यादा साफ तरीके से अंत में प्रकट किया जाता है। फिर हम आते हैं बाहरी चल राशियाँ और अंतर्जात चल राशियाँ। मॉडल जो भी आर्थिक मॉडल होता है उसमें इन दो प्रकार की चल राशियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो बाहरी चल राशियाँ। ये बाहरी चल राशियाँ वे चल राशियाँ होती है जो मॉडल के बाहर से आती है, ये मॉडल में इनपुट्स का काम करती है। और दूसरी होती है अंतर्जात चल राशियाँ, ये मॉडल के अंदर से आती है, यानी ये मॉडल का आउटपुट होती है। तो बाहरी जात चल राशियाँ तो इनपुट्स होती है और अंतर्जात चल राशियाँ आउटपुट्स होती है। तो जो बाहरी चल राशियाँ होती है ये हम जब मॉडल में प्रवेश करते हैं तो उसी समय इनको हम निर्धारित कर देते हैं और अंतर्जात चल राशियाँ फिर बाद में स्वयं उस मॉडल में से निकल करके आती है। यानी बाहरी जात जो चल राशियाँ होती है वो अंतर्जात चल राशियों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से एक मॉडल जो होता है उसमें हम बाहरी जात चल राशियाँ डालते हैं, मॉडल के अंतर्गत विश्लेषण करते हैं और उसके बाद हमारे पास अंतर्जात चल राशियाँ निकल करके सामने आती है। इसको हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। किसी भी ये जो एक आपके सामने दे रखा है y=c+i+g+nx, इसे जब हम आगे राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि एक देश की जो सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति होती है यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अथवा जो आमदनी होती है उसकी आय होती है राष्ट्र की, वह चार भागों में व्यय की दृष्टि से बांटी जा सकती है। सी यानी कंजप्शन, उपभोग, आई का अर्थ है यहाँ विनियोग, इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खरीद, और एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात, निर्यात और आयातों का अंतर। आय निर्धारण के लिए हम इस समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं कि y=c+i+g+nx, है ना। मान लीजिए ये एक मॉडल का रूप है, लेकिन जो उपभोग है वह या सी जो है वो खर्च योग्य आय पर निर्भर करता है। यहाँ जो ये YD दे रखा है, देखिए C=40 + 0.80 YD, तो ये YD जो है ये खर्च योग्य आय है, डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ जो 40 रुपए की राशि सी के सामने दे रखी है वो बाहरी जा सकती है, और 0.80 YD जो है ये अंतर्जात चल राशि है ना, ये अंतर्जात चल राशि है। आई, जी और एनएक्स जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि I=80, G 60 और NX 20, तो ये जो है बाहरी जात चल राशियाँ हैं, है ना। ये जो बाहर से दे रखी है, हमें पहले से ही दे रखा है I = 80 होंगे, G = 60 होगा और NX =
20 होगा। तो आय निर्धारण के मॉडल में केवल एक आय ही अंतर्जात चल राशि है। जो हमने ये मॉडल दे रखा है इसमें अंतर्जात चल राशि कौन सी है? आय। और बाहरी चल राशि कौन सी है? आई, जी, एन एक्स, ये सब बाहरी चल राशि है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि y इजिकल टू वाई डी, यानी जो आय है वो खर्च योग्य आमदनी के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्जात चल राशि और बाहरी जात चल राशि क्या क्या होंगी? यहाँ हमने उपभोग फलन जो दे रखा है c इजिकल टू 40 प्लस 0.80 वाई डी जो दे रखा है, उसमें जो 40 रुपये है ये स्थिर राशि है। यानी अगर किसी व्यक्ति की आय शून्य भी है तब भी वो 40 रुपये का उपभोग तो करेगा ही करेगा। तो ये इसे हम स्थिर राशि मानते हैं, कितना उपभोग तो उसके द्वारा किया ही जाएगा। आई हमारे पास दे रखी है 80 रुपये, जी हमें दे रखा है 60 रुपये और एन एक्स हमें दे रखा है 20 रुपये। तो ये जो सारी चीज़ें जो हमें दे रखी है ये बाहरी जात चल राशियाँ हैं, आई, जी और एन एक्स। और अंतरजात चल राशियों में यहाँ केवल वाई है, यानी आमदनी, जो मॉडल के द्वारा निर्धारित होगी। अब हम इनको मॉडल के द्वारा अगर निर्धारित करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इनमें उपयुक्त जो सबसे ऊपर वाला जो समीकरण या मॉडल है इसमें हम इन राशियों को रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा y इजिकल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, और इनकी हम मात्रा रखते हैं तो c की जगह हम रखेंगे c का मान, देखो c इजिकल टू 40 प्लस 0.80 वाई डी प्लस आई की जगह 80 प्लस जी की जगह 60 और प्लस एन एक्स की जगह 20। यहाँ हम मान लेते हैं कि y इजिकल टू वाई डी, यानी आय या आमदनी खर्च योग्य आय के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए यहाँ 80 प्लस 60 प्लस 20 और प्लस 40 ये सब प्लस में है तो ये जुड़ जाएंगे। तो 40 और 80 120, 60 180 और 20 200, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 200। और हम 0.8 वाई को इस तरफ ले आएंगे जैसा कि इसमें लाया हुआ, ये देखो y माइनस 0.8 वाई इजिकल टू 200। तो यहाँ y के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 y में से 0.80 वाई घटेगी तो बच जाएगा हमारे पास 0.20 वाई इजिकल टू 200। तो y इजिकल टू हो जाएगा 200 इंटू 5, 0.25 है वो, उसका मतलब होता है 1/5। अगर इसको हम इस तरह से लिखते, देखिए 1/5 वाई इजिकल टू 200, क्योंकि हम 1/5 लिखें या 0.20 लिखें दोनों ही समान होते हैं। तो जैसे ही हम इधर y लेंगे तो उधर चला जाएगा 200 बटा, अब बटा 1/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इजिकल टू 200 इंटू 5/1। 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 200 इंटू 5 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1000। तो इस प्रकार से हमारे पास 1000 रुपये आ गया। तो ये होता है एक मॉडल का रूप, कि मॉडल में हम किस प्रकार से बाहरी जात चल राशियाँ और अंतर्जात चल राशियों को डालते हैं, बाहरी जात चल राशियों को डालते हैं, जिससे हमें अंतर्जात चल राशियों का पता चलता है। तो यहाँ बाहरी जात चल राशियाँ हमें पता है आई, जी और एन एक्स है, और अंतर्जात चल राशि आई है जो 1000 रुपये के बराबर है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी जो इसकी मूलभूत अवधारणा है वो है तत्समक या आइडेंटिटीज। कुछ परिभाषाओं के आधार पर जब हम संबंध स्थापित कर देते हैं तो उन संबंधों को हम तत्समक कहते हैं। तो ये देखिए, जो संबंध परिभाषा के आधार पर स्थापित किए जाते हैं उन्हें तत्समक कहा जाता है। अगर हम मान लें कि एक देश में सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि y इजिकल टू सी प्लस आई। यहाँ y का मतलब आय है, c का मतलब उपभोग है और i का मतलब विनियोग है। तो ये तत्समक होगा। यहाँ देखिए y इजिकल टू लिखा हुआ है, जबकि तत्समक में इजिकल टू नहीं होता है, 3 खड़ी रेखाएं होती है, बराबर के नीचे एक और रेखा होती है, वो कंप्यूटर में नहीं आने के कारण यहाँ नहीं लिखी गई है। तो इसका अर्थ ये हो गया
कि राष्ट्रीय आय का या तो उपभोग कर लिया जाएगा अथवा उसका विनियोग कर लिया जाएगा, इसलिए इन दोनों का जोड़ राष्ट्रीय आय के बराबर आएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को उपभोग और बचत में भी बांटा जा सकता है। y=c+s, ये दूसरा तत्समक हमें प्राप्त हो जाता है। दोनों तत्समकों को अगर हम एक साथ रखें तो हमारे पास आ जाएगा, ये तीसरा देखिए, c+i=y=c+s, यानी y इन दोनों के ही बराबर है। या तो राष्ट्रीय आय का उपभोग कर लिया जाएगा और निवेश कर लिया जाएगा, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं राष्ट्रीय आय का उपभोग कर लिया जाएगा और बचा लिया जाएगा या बचत कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से हमें c+i=y=c+h प्राप्त हो जाता है, जिससे हम एक और तत्समक निकाल सकते हैं। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि i किसके बराबर हो जाएगा, y - c के, और ये बराबर हो जाएगा s के। तो ये हमें एक तत्समक और प्राप्त हो गया है, जो ये बतलाता है कि एक सरल अर्थव्यवस्था में, यानी जिसमें विदेशी व्यापार नहीं हो रहा हो या सरकारी क्षेत्र नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा, ये देखिए, विनियोग की मात्रा सदैव ही बचत की मात्रा के समान होती है। तो ये एक तत्समक प्राप्त हो गया कि I=s, यानी निवेश और बचत हमेशा ही एक सरल अर्थव्यवस्था में समान होंगे। तो तत्समक में पारिभाषिक रूप में बाईं ओर की जो राशियां होती है वो दाईं ओर राशियों के बराबर होती है, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, वो हमेशा ही बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तत्समक की आइडेंटिटीज वो होती हैं जो एक किसी परिभाषा के आधार पर उनका आपस में संबंध स्थापित कर लिया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर सिद्ध किया I=s। अब इसके बाद हम आते हैं इक्वेशंस या समीकरण पर। ये भी मूलभूत अवधारणाएं, ये सभी अवधारणाएं आगे हमारे काम आएंगी। समीकरण में x के विशिष्ट मान की बाईं तरफ की राशि दाईं तरफ की राशि के बराबर होती है, यानी समीकरण में बायां और दायां दो हिस्सा होता है और दोनों ही हमेशा समान होते हैं। जैसा कि हम मान लें कि उपभोग फलन यहाँ पर c=40 + 0.80 YD है और y=100 है, तो उपभोग क्या होगा, और y=1000 है, तो ऐसी स्थिति में उपभोग क्या होगा, c क्या होगा। तो देखिए, हम इसमें रख सकते हैं, इस समीकरण में y=100 होगा तो क्या हो जाएगा, c=40 + 0.8। अब y=YD माना है तो यहाँ हम इंटू 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा c=40 प्लस कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हट जाएगा, और 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80। तो इस प्रकार हमारे पास उपभोग आ जाएगा 120। तो इस प्रकार हम समीकरण के द्वारा भी जो है राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो c=120 आ गया। अच्छा, इसमें अगर हम 1000 रुपये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही हम इसमें 1000 रुपये रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 0.8 इंटू 1000, तो बराबर हो जाएगा 40 प्लस, ये प्लस है ना, एक पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, और जब हम 8 को 100 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएंगे, तो 840 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों की राशि आ जाती है कि अगर y=100 होगा तो ऐसी स्थिति में उपभोग 120 होगा, और अगर y 1000 होगी तो उपभोग 840 होगा। तो अब देखिए, ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने ये आ रहा है कि जब
y इजिकल टू 100 है, 100 है, तो उपभोग 120 है, यानी उपभोग आय से ज़्यादा है। इसीलिए ये जो स्थिर राशि हम लेते हैं, ये कहते हैं कि स्थिर राशि है। ये जब जब जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कम होती जाती है। शून्य आय पर भी ये उपभोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि तत्समक को हम समीकरण में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो ये हमारे पास तत्समक है, y इजिकल टू सी प्लस आई, यानी आय, आमदनी, उपभोग और निवेश के बराबर होती है। लेकिन यहाँ यदि हम आई को स्वचालित बना दें, है ना, स्वचालित विनियोग बना दें, तो ये एक समीकरण का रूप ले लेता है। यहाँ हमने आई को स्टार लगाया है, इसको स्वचालित विनियोग मान लिया है। और स्वचालित विनियोग हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो अगर स्वचालित विनियोग 100 रुपये है तथा हमारे पास उपभोग फलन दे रखा है 200 प्लस 0.80y, तो ऐसी स्थिति में y इजिकल टू सी प्लस आई स्टार, यानी स्वचालित विनियोग अगर हम मान लें तो ये हमारे पास समीकरण का रूप ले लेता है। और इसमें अगर हम आई की वैल्यू रख देंगे और सी की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए इधर y इजिकल टू सी की जगह हमने रख दिया 200 प्लस 0.80y, और प्लस आई की जगह हमने रखा है 100 स्वचालित विनियोग को। तो 200 और 100 मिलकर के हो गए 300। तो y इजिकल टू 0.80y प्लस 300। y को हम इस तरफ 0.80y को हम बाईं तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 0.80y इजिकल टू 300। पहले भी बताया था मैंने, y के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब 1 है। तो 1 में से 0.80 जाएगा तो बच जाएगा 0.2y इजिकल टू 300। अब 0.2 का मतलब मैंने पहले आपको स्पष्ट करके बताया है 1/5 होता है। तो जब हम उस तरफ इसको ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। तो और y हो जाएगा y इजिकल टू 300 इंटू 5 बराबर 1500 रुपये। तो इस प्रकार से हम तत्समक को व समीकरणों का प्रयोग करके और विभिन्न प्रकार की स्थितियों को जान सकते हैं, चल राशियों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने आमदनी को ज्ञात कर लिया, तो बाहरी जात चल राशि हमारे पास स्वचालित विनियोग था, उपभोग था, और उसके माध्यम से हमने अंतर्जात चल राशि आय को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से हमने आज जो समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत हमने मॉडल, बाहरी जात चल राशियाँ, अंतर्जात चल राशियाँ, तत्समक एवं समीकरण के बारे में अध्ययन किया है। तो इनमें अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो या किसी प्रकार का आपका सुझाव हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।